हेलो वेलकम बैक। आज का क्लास में देखूंगा नोडल एनालिसिस, है ना। बहुत बेसिक है। तो ये क्या होता है, नोडल एनालिसिस को सॉल्व करने के लिए क्या क्या चाहिए, जितने भी चीजें चाहिए वो हमने बेसिक अब तक कवर कर रखा है। मेन है कि सर्किट को हम ओम्स लॉ या अदर बेसिक फंडामेंटल के थ्रू भी सॉल्व कर रहे थे, तो ये नोडल आया कैसे। तो ध्यान रहे, नोडल और मेश ये दो एनालिसिस है बेसिक फंडा के थ्रू भी सॉल्व करने का। लेकिन जब हम बेसिक चीजों को आसानी से कैलकुलेट कर सकते थे जैसे कि ओम्स लॉ के थ्रू, तो ये जब सर्किट छोटे होते थे या बड़े भी होते थे तो एक सोर्स है और मल्टीपल रेजिस्टेंस है, तो सोर्स ओम्स लॉ से सॉल्व करना आसान हो जाता था। लेकिन जब मल्टीपल सोर्स हो जाए, यानी सोर्स एक से ज्यादा हो जाए, या फिर सर्किट काफी रेजिस्टेंस हो और उसमें हम नोडल के थ्रू चाहे तो भी सर्किट को सॉल्व किया जा सकता है। यानी सर्किट को आसान करने के लिए, मल्टीपल सोर्स हो उस कंडीशन में सर्किट को आसानी से सॉल्व करने के लिए, किसी ब्रांच की करंट को निकालने के लिए हम नोडल का उपयोग करते हैं। मोस्टली ध्यान रहे, बेसिक सर्किट को सॉल्व करने के लिए नोडल और मेश दो मेन मेथड है। बेसिक सर्किट को सॉल्व करने के लिए नोडल और मेश दो बेसिक मेथड हैं, जिसमें कि 85% क्वेश्चंस नोडल से आपके एग्जाम के बनते हैं और 15% लगभग क्वेश्चंस मेश से बनते हैं। मेश के क्वेश्चंस सिर्फ आपके सेमेस्टर के एग्जामों में पूछे जाते हैं मोस्टली, क्योंकि वो लेंथी होते हैं, एक्सप्रेशन से बनते हैं। और नोडल के एग्जाम कंपटीशन में सबसे ज्यादा बनेगा। अगर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो आपका 95% क्वेश्चन तो सिर्फ नोडल से बनता है और 5% क्वेश्चन आपके मेश लगाने की जरूरत केवल पड़ जाता है। ध्यान रखें। अब है कि उसी बेसिक सर्किट को, जो हमने बोला कि मल्टीपल सोर्स अगर कनेक्ट हो तो हम नोडल लगा के सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमारे पास और भी मेथड आएंगे आगे, थेवेनिन थ्योरम, है ना, नॉर्टन थ्योरम, ये सभी थ्योरम बहुत सारा आएगा, है ना, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, उसके बाद सुपरपोजिशन थ्योरम। लेकिन बेसिक के अंदर दो मेन थ्योरी है, एक हमारा नोडल एनालिसिस और दूसरा मेश। तो चलिए उसको देखते हैं। सर्किट से हम आपको बताएंगे एक्चुअली कि किस टाइप के सर्किट में हम फंस जाते हैं जिसके कारण हमको नोडल की यूज करना पड़ता है। तो आज की क्लास में मैं देखने वाला हूं, यहाँ पे समझिएगा, आज की क्लास में देखने वाला हूं दो मेथड। पहला नोडल एनालिसिस क्या होता है, नोडल एनालिसिस, और दूसरा मेश एनालिसिस, मेश एनालिसिस, है ना। मेश एनालिसिस को लूप एनालिसिस भी बोल दिया जाता है, क्योंकि ये लूप लगता है इसलिए इसको लूप एनालिसिस भी बोल दिया जाता है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता आज लूप भी कर पाएंगे, नोडल ही हो जाए इस लेक्चर में तो बहुत है ना। पहले हम नोडल को कंप्लीट करेंगे, देन मेश को कंप्लीट करेंगे। अब बात रही कि कहां पे क्या प्रॉब्लम आती है, ये चीजों को समझिएगा। जब सर्किट हमारा बेसिक है, समझिएगा एकदम, हम समझा रहे एक्चुअली एक एक, अभी नोडल के बारे में कुछ नहीं बता रहे, नोडल आया क्यों उसके लिए बता रहे हैं, फिर हम बताएंगे एक्चुअली नोडल का इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से करते हैं, फिर सर्किट लेके सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे काफी ज्यादा। सपोज दैट एक सर्किट है, ये सर्किट में 50 वोल्ट का सोर्स लगा हुआ है, सर्किट कुछ इस तरीके से आ रहा है और सर्किट ऐसा है। अब समझिएगा, यहां पे सपोज दैट आपसे कोई कहता है इस ब्रांच का करंट बताइए, जबकि यहाँ पे रेजिस्टेंस R1 है, यहाँ पे R2 है, यहाँ पे R3 है। इस ब्रांच का करंट अगर निकालना होता है, सपोज दैट, समझिएगा बिल्कुल बेसिक है चीजें, इस ब्रांच का अगर करंट निकालना है तो अभी तक सिर्फ ओम्स का लॉ अगर जानते थे और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट अगर आप करना जानते थे तो यहां से ये निकल जाता था। कैसे, समझिए, ये दोनों आपस में पैरेलल में, ये फिर उसके सीरीज में, और टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन जाता था, और ये वोल्टेज है तो वोल्टेज को भागा टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से देते थे, तो यहाँ पे करंट निकल जाता था। कहां पे, टोटल करंट निकल जाता था। अब टोटल करंट निकल गया तो यहां तक वही करंट रहेगा, यहां तक वही करंट रहेगा। अब ये दो, इस ब्रांच का चूही करंट पूछा है तो यहां से करंट डिवीजन रूल लगा देते थे, है ना, और ये करंट निकल जाता था। तो बेसिक मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व होते थे। और देखिएगा ये क्वेश्चन बेसिक मेथड से भी सॉल्व हो गए। ये सॉल्व कैसे हो गया, बेसिक मेथड से भी सॉल्व हो गया, मेथड से भी सॉल्व हो गया, और इसी को नोडल से भी सॉल्व किया जा सकता है। अभी समझिए, पहले समझना है, एकदम दिमाग एग्रेसिव करना ही नहीं है, पहले समझिए। इसको अगर नोड मान लिया जाए, समझिएगा आगे मैं बताऊंगा, नोड मान लिया जाए तो नोडल के मेथड से भी इसको सॉल्व किया जाता है, नोडल मेथड से भी
ये सॉल्व हो जाता है। तो दोनों बेसिक में जब सर्किट छोटा हो तो क्यों नोडल पे जाएंगे, बेसिक सर्किट से तुरंत निकाल लेते हैं। नोडल किसी को आता है तो नोडल भी फटाक से लगा लेगा, तो नोडल भी आसान होते हैं, तो नोडल से भी सर्किट सॉल्व हो जाता है। अब रही बात, फिर जब ये बेसिक से बनता था तो नोडल की जरूरत क्यों होगी, अगर चाहे यहाँ इस पे नोडल लगाने की तो नोडल भी लग जाएगा। अब रही बात कि फिर कहां फंसते हैं कि हमको बेसिक काम नहीं आता, नोडल ही काम आता है। तो हम देखते हैं सर्किट। अब समझिए, एक दूसरा सर्किट लेता हूं। यहां पे मान लीजिए कोई V1 सोर्स है और एक सर्किट है, नेक्स्ट यहां एक एलिमेंट है, नेक्स्ट यहां एक रेजिस्टेंस है, एक और सोर्स सपोज है, क्या दिख रहा है ना, विजिबल है, दिख रहा है, एक और सोर्स हमने यहां लगा दिया। अब समझिए, अभी तक तो हम सॉल्व जब बेसिक से फंडामेंटल तरीके से जो सॉल्व कर रहे थे सर्किट को, वो उसमें क्या था, नंबर ऑफ सोर्स एक था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस करके सर्किट को सॉल्व कर देते थे। लेकिन अब देखिए, जब यहाँ पे V1 सोर्स है, यहाँ पे V2 सोर्स है, यहाँ रेजिस्टेंस R1 है, यहाँ रेजिस्टेंस R2 है और यहाँ रेजिस्टेंस R3 है। ऐसे कंडीशन में अगर आपसे पूछ दे कि बताइए इस सर्किट में करंट कितना जा रहा है, तो आप बेसिक फंडा से नहीं सॉल्व कर सकते। क्यों? क्योंकि इसका इक्विवेलेंट कहां से निकालोगे, है ना, कहां से इक्विवेलेंट निकालोगे, किस वाले वोल्टेज से भागा दोगे, ये भी तो दिक्कत है ना, डिवीजन कैसे किया जाए। इसका मतलब यहां पे आपका बेसिक लॉ फेल कर जाता है। बेसिक मेथड से आप इस क्वेश्चंस को नहीं कर सकते। हालांकि लॉजिक्स बहुत सारे हो सकते हैं, शॉर्टकट ट्रिक बनाने के लिए किसी एग्जाम में ट्रिकी मेथड से अपन सॉल्व कर देते हैं कि ये करंट इतना गया, ये इतना में इसमें इतना जा रहा होगा, तो कहीं ना कहीं थ्योरम लग जाता है, ठीक है ना। अब समझिए, इसका मतलब बेसिक मेथड से हमने सॉल्व नहीं कर पाया, तो कौन हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, नोडल एनालिसिस। अब ये नोडल, यहाँ पे नोड पे एक V वोल्टेज मान के, कुछ भी XYZ आप मान के, एक नोड मान के, इसको एक नोड मान के इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो नोडल यहाँ पे हेल्प करेगा, क्योंकि ये बेसिक का ही पार्ट है तो हम नोडल पढ़ रहे हैं। अदरवाइज इसी को सॉल्व करने के लिए, किसी ब्रांच का करंट निकालने के लिए थ्योरम भी आता है, थेवेनिन थ्योरम कहता है हम निकाल देंगे, तो वो आगे थ्योरम में पढ़ेंगे। इसी को निकालने के लिए हम थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम भी लगा सकते हैं, नॉर्टन भी लगा सकते हैं, सुपरपोजिशन भी लगा सकते हैं, है ना। तो थ्योरम तो हम लगाएंगे तब जब पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो हम स्टेप बाय स्टेप नोडल पढ़ रहे हैं, तो ये नोडल का मीनिंग आपको पता चलना चाहिए कि नोडल हम इंप्लीमेंट कहां कर रहे हैं। तो नोडल यहां भी निकाल देगा, यहां भी निकाल देगा, लेकिन यहाँ बेसिक सर्किट इंप्लीमेंट कर सकता है, लेकिन यहाँ बेसिक सर्किट के थ्रू, ओम्स लॉ के थ्रू जाएंगे तो यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन मुश्किल हो जाएगा, सर्किट को जल्दी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लूप मेथड से भी इससे करंट निकल जाएगा, तो लूप तो अलग मेथड, दूसरा मेथड तो हम आगे सीखेंगे, लेकिन पहले हम देखेंगे कि नोडल एनालिसिस से कैसे सॉल्व होता है। तो जब ये चीजें कॉम्प्लिकेटेड में सिर्फ नोडल लगा, बेसिक मेथड नहीं लगा पाए, तो एक चीज तो हो गया ना कि नोडल की नीड क्यों होगी, यहाँ तो पता चल गया आपको कि नोडल एनालिसिस की नीड क्यों हो रही है, ये चीज तो आपको बेसिक चीज पता चल गया ना। चलिए, अब हम यही पढ़ेंगे कि नोडल एनालिसिस से किसी सर्किट को सॉल्व कैसे करते हैं। अब हम जानेंगे अबाउट नोडल, अब हम समझेंगे नोडल एनालिसिस एक्चुअली में होता है क्या है। तो चलिए नोडल एनालिसिस के बारे में स्टडी करते हैं। ओके, अब मैं यहां देखना चाहता हूं व्हाट इज नोडल एनालिसिस, है ना। तो यहां पे देखेंगे नोडल एनालिसिस के बारे में थोड़ा देखते हैं कि नोडल एनालिसिस is a method by which, यानी एक तरीके से बेसिक मेथड है, by which we can calculate any branch current, ओके, किसी भी ब्रांच के करंट को हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इस ब्रांच का करंट पूछेगा यहां से तो हम नोडल से निकाल सकते हैं, इस ब्रांच का पूछेगा तो निकाल सकते हैं, इस ब्रांच का पूछेगा तो निकाल सकते हैं, या मल्टीपल सोर्सेस हो तब भी किसी भी ब्रांच का पूछेगा तो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इसके में जानकारी क्या रखनी है, और दूसरी पॉइंट, इन नोडल एनालिसिस we use नोड पे लगाएंगे क्या, KCL, we use KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ, we use KCL at
नोड। हम यहाँ पे इस टाइप के सर्किट को सॉल्व करने के लिए नोडल एनालिसिस के मेथड से किसी भी सर्किट को सॉल्व करने के लिए क्या यूज करते हैं, केसीएल। और एग्जाम में आपसे पूछ देता है, क्या पूछता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि नोडल एनालिसिस को सॉल्व करने के लिए उसमें किस टाइप का लॉ लगाते हैं, तो केसीएल। क्योंकि नोड पे केसीएल लगता है और लूप में केवीएल लगता है। लूप ही में ना, लूप में क्या होता है, वोल्टेज का अलजेब्रिक सम है ना, तो लूप में केवीएल इंप्लीमेंट होता है और नोड पे केसीएल, कितना आया कितना गया ये हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे नोडल एनालिसिस ये 2 पॉइंट है कि किसी भी ब्रांच का करंट हम निकाल सकते हैं नोडल एनालिसिस के मेथड से, और दूसरा नोडल एनालिसिस में केसीएल का उपयोग किया जाता है। आगे हम देखेंगे किस तरीके से केसीएल लगता है। अब यहाँ पे दूसरी चीज देखिए, हम एक बेसिक सर्किट को लिया जिस बेसिक के द्वारा भी सॉल्व किया जा सकता है, नोडल के द्वारा भी सॉल्व किया जा सकता है। इसके बाद लेंगे कि ऐसा सर्किट जिससे बेसिक के थ्रू तो नहीं सॉल्व कर सकते, नोडल के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं या आगे आने वाले थ्योरम्स के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इस बेसिक में मुझे अब भी चीजें वही है, कहता है इस ब्रांच का करंट बताइए, जबकि इसका रेजिस्टेंस है सपोज दैट 10 ओम, इसका रेजिस्टेंस भी मान लो 10 ओम, इसका रेजिस्टेंस है मान लो 5 ओम, है ना, और यहाँ है कितना 50 वोल्ट, कितना है 50 वोल्ट। अब आपसे बोल रहा है कि बताइए इस सर्किट में टोटल करंट, यहाँ का करंट कितना है। तो समझिए यहाँ का करंट टोटल नहीं मांग रहा है, इस ब्रांच का करंट मांग रहा है आई ऑफ 10 ओम रेजिस्टेंस, जिसमें 10 ओम का रेजिस्टेंस है उसमें करंट मांग रहा है। तो यानी यहाँ पे आई, इसका मतलब जो करंट यहाँ जाएगा यहाँ तो नहीं जाएगा, तो नाम चेंज करना पड़ेगा। यहाँ जो आई लिखा हूं तो आई टी कर दिया, यहाँ जो आई निकाला आई टी कर दिया, है ना, समझिएगा। तो इसका मतलब ये समझने की चीज है कि ये 10 ओम वाला रेजिस्टेंस में आपसे करंट मांगा है। तो आप समझिए सॉल्यूशन कैसे होगा। तो सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे नोडल एनालिसिस का सहारा लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड आई, यहां सिर्फ आई दिया है, आई 10 ओम लिख देता हूं, चलो आई 10 ओम इन गिवन सर्किट, इन गिवन सर्किट बाय यूजिंग, क्योंकि बेसिक से भी बन जाएगा लेकिन ऐसा पूछ दे बाय यूजिंग नोडल एनालिसिस। तो ये लिखता कहां पे है, एनालिसिस, ये लिखता कहां है, ये आपको लिखता है किसी सेमेस्टर के एग्जाम में कि भाई इस क्वेश्चन को लूप से बनाइए, इससे मेश से बनाइए, तो आप वैसे भी प्रोसीजर से जाएंगे। लेकिन कंपटीशन में कभी लिखता नहीं कि आपको मेश से बनाना है, लूप से बनाना है कि बेसिक फंडा से बनाना है। तो आपको जो सहूलियत होता है, जिससे आसानी होती है, उससे आप बना लेते हैं। तो हम चूंकि सीख रहे हैं नोडल, तो हम पहले नोडल एनालिसिस इंप्लीमेंट करने का कोशिश करेंगे। चलिए अब मैं यहाँ पे नोडल लगाऊंगा। तो नोडल लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बस एक ही ब्रांच का करंट आपसे पूछ दिया है, इस ब्रांच का करंट 10 एम्पियर में बताइए कितना करंट जाएगा बाय यूजिंग नोडल एनालिसिस। तो नोडल एनालिसिस सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले देखिए प्रोसीजर बता रहा हूं। सबसे पहले करते हैं क्या, नोड का सिलेक्शन कर लेते हैं। क्या करते हैं, नोड का सिलेक्शन। नोड का सिलेक्शन जैसे कि इस पॉइंट को हमने नोड माना V, इस पॉइंट को क्या माना V माना, एक पॉइंट V मान लिया, ये रहा नोड का सिलेक्शन हमने कर लिया, इस पॉइंट को हमने V माना। तो जिस पॉइंट को आपने V माना वो हमारा नोड है। एक्चुअली ये क्या है, एक तरीके से नोड है ना। क्यों ऐसे आप मानते हैं, क्योंकि यहां से करंट इधर भी जाएगा, यहां से इधर भी जाएगा, इधर यहां नोड मान लेंगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहां जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट जा रहा है। अपने को निकालना है कौन सा, ये करंट आई 10 ओम वाला में कितना जा रहा है ये निकालना है, अपना टारगेट तो यही है। अब सोचो नोडल एनालिसिस कैसे निकालते हैं, नोडल एनालिसिस कैसे सॉल्व करते हैं। नोडल एनालिसिस कहता है, देखिए सबसे पहले आप सॉल्यूशन की तरफ जाइए बाय यूजिंग नोडल एनालिसिस। कहता है अप्लाई केसीएल एट नोड V1। समझिएगा एकदम बेसिक से, घबराना नहीं है, समझिए अप्लाई नोड केसीएल एट नोड V1 पे। क्योंकि एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि 10 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस बताइए कितना करंट जा रहा है, यही तो पूछा है, यही पूछा है। इसका मतलब इस ब्रांच से जाने वाला करंट अगर पता चल जाए तो वही 10 ओम एम्पियर का रेजिस्टेंस, यानी 10 ओम वाला रेजिस्टेंस के साथ जाने वाला करंट होगा। अब यहाँ पे बात होती है, सोर्स यहाँ 50 वोल्ट है, रेजिस्टेंस डिफरेंट है, तो हम निकालेंगे कैसे। तो सबसे पहला मेथड स्टेप वन क्या होगा समझिएगा,
स्टेप फर्स्ट क्या होगा, अप्लाई केसीएल एट नोड बी। जिस नोड पे आपको पता करना होता है वहां पे क्या करते हैं, एक नोड मान लेते हैं। दूसरा, जिस ब्रांच से निकालना होता है वहां नोड मान लिए। दूसरा, जो नीचे वाला पॉइंट होता है ना, देखिए इस ब्रांच का एंड, इस ब्रांच का एंड, इस ब्रांच का एंड, ऐसे कंडीशन में इस ब्रांच के एंड को हम मान लेते हैं क्या, ग्राउंडिंग। इसको क्या करते हैं, ग्राउंडिंग। अब बताओ भाई, जहां भी आप ग्राउंडिंग पढ़ते हैं, अर्थिंग पढ़ते हैं, तो उसका वोल्टेज लेवल कितना होता है, 0 वोल्ट। ग्राउंड का वोल्टेज लेवल कितना होता है, 0 वोल्ट। तो आपने ये देख लिया कि यहाँ कितना वोल्ट है, 0 वोल्ट। यहां हमने माना कितना, V1। ये नोड है जिसपे वोल्टेज हमने माना V1। कितना माना, V1। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज कितना है, 10। यहाँ का वोल्टेज अभी यहां से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस देखना पड़ेगा, यहां से यहाँ का देखना पड़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस। अगर अप्लाई केसीएल एट नोड V1, इस नोड पर केसीएल अप्लाई करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ तो करंट का डायरेक्शन कुछ दिया नहीं था पहले से, बस सिर्फ यही करंट पूछा है, एक सोर्स दे दिया है, यही तो हुआ है अभी तक। ठीक है, अब समझिएगा, जब केसीएल अप्लाई करेंगे तो केसीएल क्या हमने पढ़ा है, समझिएगा। जब आपने केसीएल अप्लाई करना है तो केसीएल के बारे में आपने क्या पढ़ा है, आप ये पढ़े हो कि किसी नोड पर टोटल आने वाला करंट टोटल जाने वाले के बराबर होता है, या किसी नोड पर टोटल करंट का अलजेब्रिक सम हमेशा क्या होता है, 0। यही 2 चीज पढ़े हैं, अब हम उसको लगाते हैं। समझिएगा, हम यहाँ पे कभी भी केसीएल को सॉल्व करेंगे, इसमें सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे, क्या डायरेक्शन आएगा मुझे नहीं पता, हम हमेशा एज्यूम करके चलेंगे कि जो करंट का डायरेक्शन है, एक करंट का डायरेक्शन ये है, दूसरा करंट का डायरेक्शन ये है, और तीसरा करंट का डायरेक्शन ये है। समझे, यहाँ एक करंट, अब इसको मान लेता हूं मैं I1। ठीक है, इसको आसानी के लिए मान लेता हूं I2, और इसको आसानी के मान लेता हूं I3। हमने भी एज्यूम, हमने क्या एज्यूम किया है, क्लियर, हमने क्या एज्यूम किया है, I1, I2 और I3, ये तीनों निकालना है, क्योंकि इस मेथड से यही निकलता है। अब चूंकि निकालना क्या है, I10, हम अपने को निकालना क्या है, करंट 10 ओम रेजिस्टेंस वाले में, और ये वही है जो हमने I2 एज्यूम किया है, ये करंट वही है जो हमने I2। एक बार बनने दीजिए, पहले देखिए, ऐसा नहीं कि दिमाग को चकरा देना एकदम, अभी दिमाग में को अस्थिर रखना है और चीजों को समझना है। I10, अगर ये करंट निकालना है, ये वही करंट है जो हमने I2 एज्यूम किया है, जो हमने I2 एज्यूम किया है। देखो, मांगना क्या होता है, क्वेश्चन जो डिमांड करता है वो तो है, ठीक है, पूछ रहा है, लेकिन सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को जब भी हम सॉल्व करेंगे, इसको एक नोड मान लेंगे। नोड मानने के बाद तीनों करंट को हम क्या कहेंगे, तीनों करंट इस नोड से जा रहा है। जब अप्लाई केसीएल एट नोड V1 लगाएंगे तो तीनों करंट का अलजेब्रिक सम जाता हुआ करंट मान लीजिए I1 प्लस I2 प्लस I3, सबका अलजेब्रिक सम क्या होता है, 0। केसीएल कहता है किसी नोड पर आने वाला जाने वाला सब करंट के बराबर, या नोड पर अलजेब्रिक सम ऑफ करंट, सब जाने वाला है तो सबको प्लस मान लिए, प्लस I1, यहां से ये भी जा रहा है, प्लस I2, प्लस यहां से ये भी जा रहा है I3 बराबर 0। अब बहुत कोई दिमाग लगा देगा, सर सब जा ही कैसे सकता है, कहीं से तो करंट आएगा। अरे बेवकूफ, एक चीज समझना है, ऐसा है कि जब सब जाने वाला करंट कभी पॉजिटिव नहीं आ सकता। यहाँ 2 एम्पियर, यहाँ 3 एम्पियर, यहाँ 5 एम्पियर कभी नहीं हो सकता, टोटल मिलके 25 एम्पियर, मान लो 5 एम्पियर हो गया, यहाँ 0, 5 बिल्कुल 0 बराबर होता है, तो नहीं होता है। अभी ये सोचो कि हमने सब लिया है 0, सबका सम 0, लेकिन जरूर इसमें से कोई ना कोई आएगा नेगेटिव, कोई ना कोई नेगेटिव आएगा कि सब जा नहीं सकता। वैल्यू जब आप निकालोगे तब हम आपको बहुत सारा चीज बताएंगे, पहले मेथड को देखते हैं। यानी सबका अलजेब्रिक सम किसी नोड पर क्या ले लिया, 0। इसका मतलब अगर I1 को लिखना चाहूं, इस ब्रांच को देखिए, एक वोल्टेज हाई वोल्टेज ये है और लो वोल्टेज ये, हमने सबको जाता हुआ ले लिया, तो अब बताइए I1 को क्या लिख सकता हूं, कोई कहेगा I1 को क्या लिख सकता हूं, तो आप कहोगे हाई, जिधर जा रहा है उसको हायर पोटेंशियल क्या होगा, V1 माइनस लोअर पोटेंशियल क्या है जी, देखो हाई माइनस लो, यहाँ 50 इसको माना है हमने। जब करंट का डायरेक्शन हमने मान लिया कि इधर से ही जा रहा होगा, तो इसको मानना पड़ेगा हायर, यानी V1 माइनस इसको क्या मानना पड़ेगा, माइनस V2 सेकेंडरी वोल्टेज, इसको मानना पड़ेगा। अब बटे रेजिस्टेंस कितना होगा, 50। क्या ये दिख रहा है कि नहीं आपको, दिख रहा है। चलिए दूसरे करंट I2 को लिखना है। I2 कौन सा है जी, ये देखिए I2 इस ब्रांच से जा रहा है, हायर पोटेंशियल इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब हायर पोटेंशियल क्या होगा, V1, और लोअर पोटेंशियल क्या है, 0। यहाँ का लोअर पोटेंशियल क्या है, 0। यहाँ का लोअर पोटेंशियल क्या था, यही दिख गया था, तो इन दो, एक पोटेंशियल ये, एक पोटेंशियल ये, ठीक है। तो यहाँ तो इसी का पोटेंशियल दिख गया, लेकिन यहाँ अगर V1 है तो यहाँ कितना है, 0। तो हम कह सकते हैं V1 माइनस 0 बट बीच में रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम का, प्लस I3 करंट भी लिखना है। अब I3 करंट क्या है, देखिए रेजिस्टेंस ये है, I3 इधर से हमने माना जा रहा है, तो
I3 क्या होगा, ये एक V1 और दूसरा यहाँ का देखिए तो एंडिंग छोड़ कहाँ पे 0 वोल्ट के साथ, इसका भी एंडिंग छोड़ कहाँ है 0 वोल्ट के साथ। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ V1 माइनस 0 वोल्ट, क्योंकि 0 ही वोल्ट है, यहाँ पे तो 50 था लेकिन यहाँ 0, यहाँ भी 0, तो कितना हो गया जी I3। अभी बस बेसिक से देखना है और कुछ ज्यादा दिमाग, एक क्वेश्चन बन जाए ना बढ़िया से, फिर देखो क्या इसका रिजल्ट है। सबका अलजेब्रिक सम क्या निकला है 0, ये तो है। यहां से क्या V1 नहीं निकल जाएगा, यहां से क्या V1 नहीं निकल जाएगा, आपको कि सर बिल्कुल निकल जाएगा, क्योंकि सब इक्वेशन में सिर्फ V1 ही है, V1 है और बाकी न्यूमेरिकल डाटा है, तो V1 नहीं निकलेगा, आपको बिल्कुल सर निकल जाएगा। जब V1 निकल जाएगा तो बताइए यहाँ का पॉइंट V1 निकल गया, यहाँ 0 है, तो I2 नहीं निकलेगा, कहोगे कि I2 के लिए V1 माइनस 0 बटा रेजिस्टेंस, V1 माइनस 0 बटा रेजिस्टेंस, तो बताइए I2 निकल ही गया, I2 वही है जो I10 है, तो निकल गया कि नहीं, नोडल से भी निकल गया और बेसिक फंडा से भी निकल जाता है। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे अगर आपको सॉल्व करना है, अब तो क्या करना है, बस सॉल्व करना है, या यहाँ से यहाँ कॉमन लीजिए, कहाँ तक दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ तक दिख रहा है ना, यहाँ तक दिख रहा है। चलिए हम चलते हैं, यहाँ पे एलसीएम लीजिए 50 आ जाएगा, क्या लिखेंगे V1 माइनस 50, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे रेजिस्टेंस 5 ही है, सॉरी यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है जी 5 ही है, इस चीज को ध्यान दें, यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है 5 ही ओम है, यहाँ पे 10 है, ठीक है, यहाँ पे भी 10 है, ठीक है। तो अब यहाँ एलसीएम कितना आएगा जी 10, एलसीएम कितना आएगा 10, तो 10 जब एलसीएम आया तो क्या हो गया वोल्टेज 2 भी 2 से गुना हो जाएगा, 2V1 माइनस 10 का लिया तो कितना हो गया 2, यानी 50 दूनी 100, नेक्स्ट V1, यहाँ तो V1 ही रह जाएगा और 0 का कोई मतलब नहीं है, फिर यहाँ भी प्लस क्या रह जाएगा V1, यहाँ भी प्लस क्या रह जाएगा V1, और सब का अलजेब्रिक सम यहाँ तो 0 है ही। चलिए यहाँ पे आइए, देखिए क्या कह रहा है, क्या कह रही है, ये कह रहा है कि 2V1 और 2V1 यहाँ भी, तो 4V1 माइनस 100 बराबर 0, ये गुना ऊपर से हो जाएगा तो 0, या फिर कहेगा V1 बराबर कितना 100 तो यहाँ पे ले जाएंगे और बट्टा 4, तो बचेगा कितना 25। V1 कितना वोल्ट निकल गया जी 25, V1 वोल्ट कितना निकल गया, यही सब लॉजिक था जिसको हम पहले से इनिशिएट कर रहे थे। V1 कितना निकला 25 वोल्ट, यही तो है, यहाँ का वोल्टेज अननोन था इसीलिए करंट नहीं निकाल पा रहे थे। यहाँ का वोल्टेज अगर हम लोग को नोन करना था, क्या करना था, इस नोड पर V1 मान के इस नोड का वोल्टेज मुझे पता करना था। अगर इस नोड का वोल्टेज पता चल गया, देखिए हमने निकाल लिया कि नहीं, इस नोड का अगर अपने को वोल्टेज पता चल गया 25 वोल्ट तो हो गया बस। नोडल एनालिसिस से नोड का वोल्टेज निकालते हैं, अब ये वोल्टेज है और यहाँ 0 है तो वोल्टेज 25 माइनस 0 और भागा इसका रेजिस्टेंस कर देंगे तो नहीं निकल जाएगा करंट, इसका करंट आपको निकल जाएगा। इसका मतलब सॉल्यूशन के लिए देखिए यहाँ पे फाइनल हम क्या कह सकते हैं कि 25 वोल्ट निकल गया, तो बताइए ये क्या है I2 के लिए क्या लिख सकता हूँ, देखिए I2 के लिए क्या लिखा हूं मैं, देखिए अपर पोटेंशियल, क्योंकि करंट का डायरेक्शन तो यही है, अपर पोटेंशियल क्या है V1 माइनस लोअर पोटेंशियल क्या है 0, भागा कैसे दे देंगे रेजिस्टेंस 10 से, तो बताइए 25 में निकला था, 25 माइनस 0 बट्टा 10 बराबर कितना हो गया 2.5 एम्पियर, 2.5 एम्पियर, यानी I2 का मान कितना है 2.5 एम्पियर। इसका मतलब I2 वही है जो ये देखिए करंट का डायरेक्शन सेम है कि नहीं, जो मांगा हुआ डायरेक्शन और हमने माना है सेम है, इसका मतलब I2 बराबर दिस वैल्यू, इसके लिए कितना वैल्यू आ जाएगा 2.5 एम्पियर इज योर राइट आंसर, इज योर राइट आंसर। कितना 2.25 भागा 10 है ना, 10 ये इसका ब्रांच का रेजिस्टेंस है, तो ये हमारा निकल गया, ठीक है। तो यहां तक मुझे नहीं लगता आपको कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। अब ये तो क्या था, एक सिंपल मेथड से हमने बताया, अब इसमें बहुत सारा एनालिसिस करेंगे, इतना इनिशियल एनालिसिस कर देंगे कि आपको एक एक चीज पता चल जाएगा। इस क्वेश्चंस में हमको बहुत ज्यादा एनालिसिस करना, अभी इसको यहीं पे नहीं छोड़ेंगे, इसको बहुत ज्यादा सीखने की कोशिश करेंगे। ऐसा सिर्फ बना लेना टारगेट नहीं है, क्योंकि हमारा टारगेट होता है कि हम किसी चीज को सिर्फ बना नहीं दें, उस चीज को एनालिसिस करेंगे एक्चुअली कि ये हुआ क्या होता तो क्या हो जाता। यही तो है सर्किट में, चूंकि अनगिनत क्वेश्चंस होते हैं, इनफाइनाइट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, सब मैथमेटिकल होता है, इसीलिए अब हम उस इनफाइनाइट क्वेश्चन को नहीं बनाएंगे, अपने क्वेश्चंस को बिल्ड करेंगे, अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे, क्योंकि जितना आप कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर लोगे आपका चीजें क्वेश्चन उतने ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस कर लेने हैं जिससे आपको मेथड आपके मतलब फ्रिक्वेंट हो जाए, इसीलिए हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि करंट कितना निकला, करंट निकला 2.5 एम्पियर, तो सब यहाँ पे ये वाला करंट 2.5 एम्पियर निकला,
ये भी पॉजिटिव ही निकलेगा, इसको नेगेटिव निकलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए हाई 50 है यहाँ पे और ये बेचारा 25 है, इसका मतलब यहाँ से आने वाला करंट तो नेगेटिव आएगा, इधर से जाएगा करंट। तो इसीलिए तीनों का सम जीरो तभी हो सकता है जब तीनों पॉजिटिव। इस नोड पे ऐसा हो सकता है कि तीनों जाएगा तो जीरो कभी होगा नहीं। इसका मतलब एक इधर से आ रहा है, इसीलिए एक करंट नेगेटिव होगा और दो पॉजिटिव होगा। हम वो निकाल के भी चेक करेंगे जिससे चीजें आपके लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए उस चीज को चेक करते हैं। सबसे पहले एक बार मैं चाहूँ कि 2.5 एम्पियर जो हमारा करंट निकला, क्या बेसिक मेथड से भी वो करंट निकल जाएगा क्या? एक बार हम उसको चेक करेंगे, फिर हम एनालिसिस आपको बताएंगे कि क्यों ये प्लस लेके भी आप कहोगे कि सर कैसे हो सकता है ये प्लस जीरो के बराबर, ये भी हम चेक कराएंगे। चलिए आगे देखते हैं। ओके, तो आप इसको यहां तक लिख के आपका आंसर निकल गया, जो क्वेश्चन पूछ रहा था वो आंसर निकल गया। पर हम अब यहाँ पे कुछ चीजें आपको बताएंगे बेसिक मेथड से इस सर्किट को कैसे सॉल्व करा जाए। क्या ये बेसिक मेथड से भी सॉल्व होता? तो बेसिक मेथड से भी सॉल्व हो सकता था, अपने को इतने जल्दी इतना वास्ट में नहीं जाना था, क्योंकि नोडल एनालिसिस अपन पढ़ रहे थे इसलिए हमने इससे बताया। पर बेसिक से भी देखिए, बेसिक मेथड से भी बनेगा, बेसिक मेथड से भी बन जाएगा। आपको कैसे सर? देखिए बेसिक मेथड से क्या था, ये 50, ये 10, ये 5, ये भी 10, ये 5। तो बेसिक मेथड से देखिए ये कहता है कि हम 50 हैं, मैंने ले लिया 50, ये 5 था मैंने ले लिया। अब बताइए दोनों आपस में पैरेलल में है कि नहीं? पैरेलल में है। तो कोई कितना है ये पैरेलल में? हम कहेंगे 10 10 का कितना हो जाएगा? 5। अब फिर ये आपस में क्या हो गया? सीरीज में। इस सर्किट को फिर सॉल्व कीजिए, एक में लिखने का कोशिश कीजिए, एक में लिख दीजिए। ये कितना है? 50 वोल्ट है ना। एक सर्किट में लिख दिया तो कितना बनेगा? 5 5 10 ओम, कितना बनेगा? 10। इसका मतलब इस ब्रांच से जाने वाला करंट अगर कोई आपसे आई पूछे, इस ब्रांच से जाने वाला करंट कोई आपसे आई पूछे तो क्या होगा? तो इस ब्रांच से जब जाने वाला करंट आई पूछा, अभी टोटल निकलेगा, अभी इतना को इक्विवेलेंट बना रहे हैं तो टोटल रेजिस्टेंस बन गया कितना? 10। टोटल इसका इक्विवेलेंट कितना बनेगा? 10। वोल्टेज कितना है? 50। तो इस ब्रांच में जाने वाला करंट नहीं पता चलेगा? आसानी से पता चलेगा, इसीलिए पता चल भी रहा है, इसीलिए आई निकल गया। देखिए आई निकल गया। इस आई को कोई बोले कितना है जी, तो ये कहेगा हम इस वोल्टेज ओम्स लॉ लग जाएगा, इस वोल्टेज के क्रॉस वोल्टेज उतना ही होगा 50, अब बटा करंट कितना है, ओम रेजिस्टेंस कितना है? 10। तो ये कितना बोल रहा है? 5 एम्पियर। ये कितना बोल रहा है? 5 एम्पियर। तो समझिए ये तो टोटल करंट निकला, यानी यहां से निकलने वाला करंट। लेकिन अपने को निकालना तो ये है, तो देखिए यहां से यहां तक अगर 10 आ रहा है, सॉरी 5 आ रहा है, यहां से यहां निकलने वाला करंट 5 आ रहा है, 5 आ रहा है टोटल करंट। तो सर्किट ऐसा में थोड़ा करंट निकालना था अपने को, तो बटा हुआ इस ब्रांच में निकालना था, जो यहां से आने के बाद फिर बच रहा है। तो ऑब्वियसली देखिए 10 ओम रेजिस्टेंस यहाँ भी है और 10 ओम यहाँ भी है, तो बताइए क्या करंट आधा आधा नहीं बटेगा क्या? बिल्कुल बटेगा। करंट इधर भी कितना बटेगा जी? करंट इधर कितना बढ़ेगा? आधा, और इधर आधा। इसका मतलब 2.5 एम्पियर सही में करंट इधर जाएगा और 2.5 एम्पियर करंट इस ब्रांच से होके जाएगा, यानी 2.5 यहां तक आएगा और इसका 2.5 यहां आएगा, और दोनों जुड़ के फिर इसको कितना मिल जाएगा? 5। यानी इस सर्किट से 5 निकला तो मिलके इधर फिर क्या हो गया? 5 हो गया। तो ये चीज प्रूफ हो गया कि बेसिक मेथड से ये आसान था, नोडल से टफ पड़ता। लेकिन नोडल तो अपन पढ़ रहे हैं ना, तो किसी भी सर्किट को तो नोडल से बनाएंगे, इसलिए हमने इस मेथड को चूज किया। अब ये भी चीज हमने समझ गया कि बेसिक से चीजें किस तरीके से बनता है, नोडल से कैसे बनता है। अब हम ये प्रूफ करेंगे कि सब अगर प्लस लेके चले हैं, या मान लो कि यहां से भी 5, यहां से भी 5, यहां से 5, तो भाई 15 एम्पियर खाली करंट किसी नोड से जाएगा तो आ नहीं रहा है, तो ये कैसे संभव है? ये तो संभव नहीं है ना फिर ऐसा कि कहीं से सिर्फ जा ही जा रहा हो, तो भाई कहीं से तो आना चाहिए ना। किसी कैनाल में पानी 25 लीटर जा रहा है पर सेकेंड, 25 लीटर पर सेकेंड, तो भाई कहीं से तो आना चाहिए ना, है ना। तो यही चीज होना चाहिए। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व ये करेंगे कि सबसे पहले पता ये करना पड़ेगा, I2 तो निकल गया, I3 भी निकाल लेंगे, है ना। I3 निकल जाएगा तो पता चलेगा कि करंट इस डायरेक्शन में नहीं भाई, इस डायरेक्शन में है। यानी हमने जो एज्यूम किया I1 का मान नेगेटिव आएगा। देखिए ना, अभी दिख रहा है ना, I1 टोटल करंट ही तो है। ये कितना आएगा? -5। ये कितना आएगा? -5। ये मैं अब एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ, ये चीजें एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैं एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ, शायद बेहतर आप लोग उस चीज को और समझ पाए कि 5 जो हमने एज्यूम इस डायरेक्शन में किया है, हमारा आने वाला जो करंट होगा ना वो -5 एम्पियर होगा। क्यों? क्योंकि I1 को हमने इस डायरेक्शन में माना है, लेकिन रियल में करंट जा रहा है इस डायरेक्शन से, इसीलिए 5 जा रहा है और इधर इधर ढाई बट रहा है। लेकिन सम यहाँ अगर करने की कोशिश करेंगे तो I1 का मान है आएगा -5, I2 का मान है हमने निकाला ही है 2.5, और I3 भी निकालेंगे हम, चाहे किसी भी मेथड से निकालेंगे, श्योर हमारा निकलेगा 2.5। तब सब वैल्यू को पुट कीजिएगा तो सही में 0 हो जाता है।
और इसको और बढ़िया तरीके से एनालाइज करेंगे। क्योंकि इस वीडियो में हम इसको यहीं तक स्टॉप करना चाहते हैं। हमने आपको नोडल पढ़ा दिया। एक्चुअली ये सब चीज अगर किसी को नहीं पता छोड़ दीजिए, आगे हम बहुत बढ़िया तरीके से सीखेंगे। लेकिन नोडल से कैसे सॉल्व करते हैं, किसी ब्रांच का करंट निकालते हैं, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से सीख लिया होगा। वीडियो का लेंथ बढ़ रहा है, इसीलिए इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। गुड लक।